नमस्कार। मीरा भाईंदर में नगर सेवकों का कार्यकाल अगस्त मास में पूरा हो गया था। उम्मीद थी कि चुनाव होंगे, लेकिन चुनाव हो नहीं पाए और नगर सेवकों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण यहाँ पर प्रशासक के रूप में यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले वो यहाँ का कार्यभार देख रहे हैं। अब ये जो मीरा भाईंदर जो शहर है, इसकी जो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियाँ है और जुम्मा 4 दिन के बाद में जब चुनाव होंगे तो उन चुनावों पर उसके क्या परिणाम होंगे, इस विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्र, जो कि करीबन 25 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है और प्रेस क्लब ऑफ मीरा भाईंदर के अध्यक्ष भी है। आइए उनके क्या विचार हम जानते हैं। आज हम बात करेंगे मीरा भाईंदर की राजनीति और आने वाले चुनावों में उसके परिणाम को लेकर क्या असर पड़ेगा। आपका क्या अभिप्राय है? व्यास जी, ऐसा है कि आपने जो विषय अभी छेड़ा है, इस विषय पर तो पूरा दिन भी बोले तो कम है, क्योंकि यहाँ की जो अपना मीरा भाईंदर शहर है, यह एक मिनी हिंदुस्तान है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, जितनी भी धर्म जातियाँ हैं, हर राज्य के हर धर्म जाति के लोग यहाँ बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। अब राजनीतिक परिदृश्य की बात करेंगे तो अभी जो प्रशासक नियुक्ति के पहले जो कार्यकाल रहा महानगर पालिका में, सत्ता जिनकी थी भाजपा की थी, तो हम शुरुआत भाजपा से ही करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस समय भाजपा यहाँ पर 3 गुटों में बट गई है। एक गुट है जो है वो पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के साथ है, एक गुट जो है वो अभी जो विधायक है गीता जैन जी उनके साथ हैं, एक जो गुट है वो जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है रवि व्यास जी उनके साथ हैं। और इससे कहीं न कहीं प्रदेश के भी नेता काफ़ी दुखी हैं, कार्यकर्ताओं में भी असमंजस की स्थिति है। एक तो ये हो गई बीजेपी की स्थिति। दूसरी जो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस समय निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ताओं के अभाव में है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो भी अपनी पुरानी खोई हुई ज़मीन तलाशने के लिए अभी संघर्ष करते नज़र आ रही है। अब आ जाइए शिवसेना पर, तो शिवसेना भी देखिए 2 धड़ों में बटी हुई है स्पष्ट। एक धड़ा का जो है वो नेतृत्व विधायक प्रताप सरनाईक कर रहे हैं, तो जो दूसरा धड़ा है अभी भी खुद को जो है कमज़ोर महसूस कर रहा है, क्योंकि अच्छा नेतृत्व उनको नहीं दिखाई दे रहा है। यदा कदा बीच बीच में हमारे जो ये शिवसेना के उपनेता हैं विनोद घोसालकर जी आकर के संजीवनी देने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो सारी राजनीतिक पार्टियां इस समय काफ़ी जद्दोजहद की स्थिति में है। और अभी हाल ही में देखिए ये आए हुए थे अपने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जी, उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सभी पार्टी जो है वो पहले पार्टी होती है और जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको ही पार्टी आगामी चुनावों में इसको वरीयता देगी, उनकी अर्थात उनको टिकट देगी। इस समय एक खास बात ये दिखाई दी कि 6 नवंबर को बावनकुले जी और जो विधायक है गीता भरत जैन जी, इनके नेतृत्व में कुछ 50 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया। इसमें से कुछ राजनीतिक चेहरा पहले भी रहे हैं शहर के, लेकिन एक युवा नेता जो है जो प्रवेश किया है उसमें मीरा भाईंदर के भविष्य की झलक नज़र आती है, क्योंकि वो काफ़ी संपन्न और सक्षम परिवार से है। 2014 में उनके पिताजी ने चुनाव में भाजपा को काफ़ी सहयोग दिया था। सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं से उनके अच्छे संपर्क हैं। तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर के राजनीति में एक नया अध्याय की शुरुआत होने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। अब हम भाजपा की बात बाद में करेंगे, हम पहले शिवसेना पर आते हैं। जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे हुआ करते थे तो करीबन 25 वर्षों पर जो वोटों का जो समीकरण है वह नहीं बिगड़े, इसके लिए उन्होंने 25 वर्षों तक भाजपा के साथ में गठबंधन किया। लेकिन उनका स्वर्गवास होने के बाद जो पिछले जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए, आपने देखा है कि इन्होंने कैसे महा विकास अघाड़ी बना दी। किसी को पता भी नहीं था कि ये होने वाला है, और वो वोट जो थे वो भी मोदी जी के नाम से ये सब क्या है? देखिए, राजनीतिक उठापटक राजनीतिक मैदान का एक हमेशा हिस्सा रहा ही है, और राजनीतिक समीकरण भी हमेशा से बदलते रहते हैं। वोट बैंक की राजनीति फेमस हो चुकी है, लोग वोटों के ही केंद्र में रख करके आज की तारीख में राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बदलते
युग के साथ बदलता हुआ समीकरण है। अब ये तो वरिष्ठ नेता जिस पार्टी के जो प्रमुख होते हैं वो इस पर विचार करते हैं कि उनको आगे की राजनीति किसके साथ चलना है, किसको लेकर चलना है, किसके साथ चलना है, उसमें हम व्यक्तिगत अपनी कुछ राय नहीं दे सकते। इस शहर में कांग्रेस में समर्पित या मैच्योर कार्यकर्ताओं की कमी है। एकमात्र मुजफ्फर हुसैन है जिनके इर्द गिर्द कांग्रेस की राजनीति चलती है। वर्ष 2019 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मेहता को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया था। तो उस समय जो यहाँ की वर्तमान विधायक है गीता जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से यहाँ की महापौर बनी थी, लेकिन वर्ष 2019 के चुनावों में उन्होंने भाजपा से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। और उनको वैसे देखा जाए तो शिवसेना का भी अंदर खाने उनको समर्थन था और यहाँ पर भाजपा के नरेंद्र मेहता को हराकर निर्दलीय रूप से वो चुनाव जीती। उसके पश्चात जब यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हुई और जब देखा कि यहाँ पे हो सकता है कि भाजपा की सरकार बने, तो भाजपा के 105 जब विधायक चुन कर आए तो यहाँ की विधायक जो है वर्तमान वो सीधी देवेंद्र जी फडणवीस के पास जाकर मिली और भाजपा को समर्थन दिया। उसके बाद फिर वापस राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते गए और जब यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो वो सीधे वर्षा बंगले पर पहुँचे और उद्धव जी ठाकरे से मिलकर शिवसेना को समर्थन दिया। लेकिन 2.5 साल के बाद ही शिवसेना में भी बगावत हो गई। एकनाथ जी शिंदे ने जब शिवसेना से बगावत की तो हमारे यहाँ की जो विधायक है वो सीधी गुवाहाटी पहुँची और एकनाथ जी शिंदे को समर्थन दिया। अब यहाँ की वर्तमान जो विधायक है तो यहाँ जो आने वाले जो चुनाव होंगे उस चुनाव में भाजपा को लेकर आप क्या समझ? बड़ा ही गूढ़ विषय है। अब दूसरों के मन की बात मैं कैसे बताऊं व्यास जी, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब गीता जैन जी चुनाव लड़ रही थी उस समय वो भले ही निर्दलीय थी, हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने से पहले वो भाजपा के टिकट की प्रबल दावेदार भी थी। उस समय काफ़ी नरेंद्र मेहता जी और गीता जी में टिकट के लिए युद्ध एक स्तर पर चल रहा था लड़ाई। और जब वो चुनाव प्रचार करती थी तो उस समय वो भी कहती थी कि वो मोदी जी के विचारों का समर्थन में है, तो उनका कहीं ना कहीं झुकाव शुरू से मोदी जी के साथ रहा है। ठीक है, अब जब राज्य में राजनीतिक उठापटक हुई तो शायद उन्होंने ये विचार किया होगा कि मैं तो निर्दलीय रूप से चुनकर आई हूँ, जनता से बहुत से वादे किए हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे एन केन प्रकार सत्ता में ही रहना पड़ेगा। तो ये तो राजनीति का एक गणित होता है कि जहाँ फ़ायदा हो वहाँ पर जाते ही हैं लोग, स्वाभाविक है। उनको जब शुरू में फ़ायदा नज़र आया कि महाविकास आघाड़ी के साथ रहूँगी तो मैं शहर के हित के लिए कुछ कर पाऊँगी, या फिर जब उनको बाद में लगा कि मैं शिंदे जी और फडणवीस जी के साथ रहूँगी तो जनता का कार्य कर पाऊँगी, तो शायद उनके मन में ये विचार रहा होगा। अब वो इस पर ज़्यादा स्पष्टीकरण तो वही दे पाएंगे। अब रही बात आपने पूछा कि अभी चुनाव पर इसका क्या असर होगा, तो देखिए मैंने शुरू में ही कहा, अभी महाविकास आघाड़ी ने 3 सदस्यीय पैनल की घोषणा की, फिर उनकी घोषणा को नई सरकार जब आई तो इन्होंने बदल कर फिर 4 सदस्यीय वाली पैनल पद्धति ही रखा है चुनाव में, और 95 सीट पर चुनाव होने वाला है। 2017 में की चुनाव जो हुए थे उस समय शहर की कुल मतदाताओं की जो संख्या थी करीब 8,09,378 के आसपास थी, और वही जनसंख्या अभी मतलब मतदाताओं की संख्या वही रहने वाली है, और 4 सदस्यीय पैनल भी रहने वाले हैं। अब इसमें प्रदेश ने भी स्पष्ट अपना निर्णय दे ही दिया है कि भले ही स्थानीय स्तर पर कितनी भी गुटबाजी हो, लेकिन टिकट उसी को देने वाले हैं जो कार्यकर्ता है, जिसका जो है थर्ड पार्टी सर्वेक्षण की भी बात उन्होंने कही है कि थर्ड पार्टी सर्वेक्षण में जिसका A ग्रेड A नंबर आएगा उसको टिकट देगी। तो ये तो भाजपा की अपनी नीति है, वो एक बड़ी पार्टी है, वो अपने स्तर से काम करती है। तो मुझे नहीं लगता है कि स्थानीय गुटबाजी का मनपा चुनाव में कुछ खास असर पड़ेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि हर गुट जो है चाहेगा कि उनके लोग ज़्यादा चुन कर आवे, उनके लोगों को ज़्यादा टिकट मिले, तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होनी ही है। पिछले चुनावों में इस शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मैं इसलिए यहाँ पर याद कर रहा हूँ क्योंकि मीरा भाईंदर में कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने कई वर्षों तक यहाँ पे राज किया है।
लेकिन जो पिछले चुनाव हुआ मीरा भाईंदर महानगर पालिका, उसमें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा ही साफ हो गया। उसके बाद वो सत्ता में भी रही। अब प्रश्न ये है कि भाजपा 3 धड़ों में बटी है और शिवसेना भी 2 धड़ों में बटी है, ये अंदर की बात है। तो आने वाले जो महानगर पालिका के चुनाव होंगे, उन चुनावों को आप किस रूप में देखते हैं और यहाँ की क्या स्थिति होगी? राष्ट्रवादी के अधिकांश नगर सेवक बीजेपी में, मोदी लहर में बीजेपी के साथ हो गए। उस समय केंद्र में मोदी लहर चल रही थी, तो स्थानीय स्तर पर नरेंद्र मेहता जी भी अपनी लहर बना चुके थे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की एक फ़ौज खड़ी कर ली थी। तो राष्ट्रवादी के समझिए कि 80-90% जो जनप्रतिनिधि थे जो राष्ट्रवादी से चुनकर आते थे, वो सब लोगों ने भाजपा का दामन पकड़ लिया। इसलिए जो है यहाँ राष्ट्रवादी की शक्ति कमज़ोर पड़ गई। और शिवसेना की बात करें तो अभी शिवसेना भी 2 धड़ों में बटी है, लेकिन यहाँ भी शिवसेना को भी थोड़ा दिक्कत आने वाली इसलिए है क्योंकि बावनकुले जी ने इशारों में कह दिया कि अगर स्थानीय कार्यकर्ताओं की मांग होगी तो यहाँ स्वतंत्र अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे। तो जब बीजेपी अपने बल पर स्वतंत्र यहाँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका चुनाव लड़ती है, तो उस पोजीशन में पहले से ही 2 धड़े में बढ़ चुकी शिवसेना के जो इच्छुक नगर मतलब ये होंगे प्रत्याशी, उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। अब जैसे उन्होंने इशारा किया है, तो क्या इस आने वाले चुनावों में यहाँ पर गठबंधन की सत्ता आएगी या कोई इंडिपेंडेंट सत्ता बनेगी? आपकी उसको लेकर क्या कल्पना है? देखिए, राजनीति जो होती है वो हमेशा फेरबदल, उठापटक और चेंजेबल जिसको बोलते हैं ना, बदलते रहता है। समीकरण कभी भी चेंज हो जाता है। आपको याद होगा कि जब 2 सीट की वजह से यहाँ महापौर चुनाव में फैसला नहीं हो पा रहा था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो निर्दलीय नरेंद्र मेहता जी महापौर बन गए उस समय राष्ट्रवादी के सपोर्ट से। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अभी तक की जो स्थिति भाजपा बना रही है कि हम 80 सीट लाएंगे और अकेले सत्ता बनाएंगे, ये उतना आसान नहीं है। तो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। अब देखना यह है कि आने वाले इन चुनावों में मीरा भाईंदर में ऊँट किस करवट बैठता है।